चलिए चलिए, तो 6 इक्वेशन डिराइव हो गया था ना भैया, 6 इक्वेशन डिराइव हो गया था ना, 5 हुआ था। अरे यार तुम लोग सुबह सुबह तुम लोग सस्ता नशा करके आते हो क्या? 6 इक्वेशन हो गया था ना। चलिए 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 आइए, नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्वेश्चन इससे 100% आना है, ठीक है ना। हमने आपसे क्या कहा था कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन का जो ये डेरिवेशन आपने किया है, इससे सेक्शन ए में क्वेश्चन आ सकता है, पर उसके चांसेस क्या होते हैं बेटा? बहुत कम होते हैं। पर अब जो आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन, ये कम से कम 4-5 दिन या 6 दिन चलेगा, और इस एप्लीकेशन से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलना ही मिलना है, और जितना पढ़ा देंगे उसी में से आना है, ठीक है ना। बच्चे इस चैप्टर को अटेम्प्ट एग्जाम में नहीं करते हैं, पर आपको करना है। क्यों करना है बेटा? क्योंकि ये ज़्यादा स्कोरिंग है, ये ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है ना। ये ज़्यादा स्कोरिंग है, इसलिए जो है आपको एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना है और समझ के करना है, ठीक है बाबू। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ MTDR, एप्लीकेशन ऑफ MTDR, एप्लीकेशंस। और क्या करवाएं उसमें? एप्लीकेशंस ऑफ, बड़ा टॉपिक हो तो प्रॉब्लम, छोटा टॉपिक हो तो प्रॉब्लम। अरे यार, एप्लीकेशंस ऑफ MTDR समझने में कोई दिक्कत नहीं ना इसको, तब और क्या चाहिए। लिखिए देयर आर, देखिए इसमें देयर आर, MTDR बोले तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। लिखिए देयर आर so many applications of, there are so many applications of MTDR, and some of them are as follows, ठीक है। चलिए, एंड सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, ठीक है। चलिए आसान होता है, सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप समझेंगे तो बहुत आसान है, ठीक है ना, बहुत आसान है, और एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पहली हेडिंग आप डाल दीजिए, पहला इसका एप्लीकेशन है नंबर 1, पहला इसका एप्लीकेशन है क्लेपेरॉन latent heat equation, Clausius-Clapeyron latent heat equation, Clausius-Clapeyron latent heat equation। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये हमको भी नहीं पता, पर ये है। अब आप कहेंगे सर ये कैसा लॉजिक है कि आप कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको नहीं पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि हर एग्ज़ाम में, सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में जब अनसॉल्व्ड आप देखेंगे तो हर बार ये क्या किया गया है बेटा, पूछा गया है ना। अब क्यों बार बार पूछा गया है या इस सवाल की फ्रीक्वेंसी क्यों इतनी ज़्यादा है ये पता नहीं है हमको। जैसे BSc फर्स्ट ईयर आप लोग पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, जैसे जैसे पढ़े हैं, BSc फर्स्ट ईयर आपने पढ़ा है। BSc फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक था आपका माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट, नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना है? माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट आपने नाम नहीं सुना BSc फर्स्ट ईयर में? नाम सुना है ना? BSc फर्स्ट ईयर में जो मैकेनिक्स का आपका पेपर था, रिलेटिविटी के पोर्शन में माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता था, माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट। तो वो हर साल आपका एग्जाम में आता था, हर साल। तो वो क्यों आता था एग्जाम में? क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट की बेटा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। 1800 समथिंग वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। देखिए होता क्या था, पहले ये माना जाता था कि जो आपकी वेव होती है उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, पहले ये माना जाता था, ठीक। तो माना क्या गया कि अब भाई सन से रेज आ रही हैं अर्थ तक, तो ये माना गया कि सन और अर्थ के बीच में एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर जो है बेटा क्या है, प्रेजेंट है
है ना। तो उस ईथर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म किया गया था, ठीक है। पर क्या सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है? नहीं है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो नेगेटिव आया था। एक्सपेरिमेंट फ्लॉप था पर सक्सेसफुल था। कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, एक्सपेरिमेंट फ्लॉप था पर क्या था? सक्सेसफुल था। बहुत कम ऐसा होता है कोई चीज़ फ्लॉप हो पर सक्सेसफुल हो। जैसे बॉलीवुड में एक पिक्चर थी अंदाज अपना अपना, देखा आपने? अंदाज अपना अपना। अरे यार तुम लोग जिंदा क्यों हो, कोई समझ में नहीं आता है। ना पिक्चर देखते हो, ना वेब सीरीज देखते हो, ना पढ़ाई लिखाई करते हो, तुम लोग खाली ऑक्सीजन वेस्ट कर रहे हो जिंदा होकर के, खाली ऑक्सीजन वेस्ट हो रहा है अर्थ का। अरे भैया अंदाज अपना अपना आमिर खान और सलमान खान की पिक्चर थी, वही एक पिक्चर थी जिसमें दोनों एक साथ आए, आमिर खान सलमान खान की। 1994 में बनना शुरू हुई थी वो, और 95-96 में शायद रिलीज़ हुई थी, या और पहले, मतलब 94-95 के आसपास रिलीज़ हुई थी वो। तो जब पिक्चर आई थी तो फ्लॉप हो गई थी वो। एक और पिक्चर थी मेरा नाम जोकर, कभी नाम सुना आपने? एग्जाम्पल भी ऐसा देना चाहिए तो तुम लोग किसी लायक नहीं हो। मेरा नाम जोकर जो राज कपूर का नाम सुनोगे आप। रणबीर कपूर को जानते हो ना, उनके दादाजी राज कपूर, जैसे ऋषि कपूर जो भी एक्सपायर किए उसके पापा, उसके दादा राज कपूर। तो राज कपूर जो थे उन्होंने बनाई थी मेरा नाम जोकर। अपने समय की बहुत बड़े बजट की फिल्म थी वो, मतलब अपनी सारी कमाई उसमें लगा दिए थे, और वो पिक्चर फ्लॉप हो गई थी। पर उस फिल्म को अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे 3.5 घंटे से ऊपर की पिक्चर है वो, और लास्ट में अगर आप नहीं रोए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इतना हिट करेगी आपको फिल्म, इतनी अच्छी पिक्चर अभी भी। अगर आप उसको देखेंगे आप पक्का रो देंगे, ठीक है। जैसे जो आशिक वाशिक होंगे, आजकल शिद्दत एक पिक्चर आई है, वो लोग देख के रोने लगेंगे, है ना। जो आशिक टाइप लोग होते हैं, शिद्दत देखिएगा रो देंगे, पक्का रो देंगे। अभिषेक सर से हमने कहा, अभिषेक सर जो आपको पढ़ाते हैं, हमने कहा तुम नहीं रोई ना, तो तुम बेटा तब ठीक है, तुम्हारा हिसाब किताब ठीक है। मैंने जो आशिक वाशिक जो लोगों को सच्ची मोहब्बत हो जाती है वो लोग रोएंगे, पक्का रोएंगे। अभिषेक से हमने कहा कि तुम देखोगे और तुम रोओगे, 100% रोओगे, पक्का, तुम कंफर्म है कि तुम रोओगे। अभिषेक सर पढ़ाते हैं ना आपको, हमने उनसे कहा भैया तुम देखोगे और तुम रोओगे पक्का। कह रहा आपको कैसे पता? हम जान रहे तुमको ना, तुम रोओगे, कंफर्म रोओगे। उसका एंडिंग बहुत ट्रेजिक हुआ था, एंडिंग उसका बहुत ट्रेजिक था, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फिल्में होती हैं जो आपको हिट कर जाती हैं, ठीक है। तो जो शिद्दत थी वो तो मैंने अभी, खैर उसको छोड़ दो। तो अंदाज़ अपना अपना जो थी वो उस समय फ्लॉप हो गई थी, पर आज अगर आप उसको देखेंगे तो क्लासिक फिल्म है, मतलब लोग मानते हैं कि हाँ यार बहुत अच्छी पिक्चर थी आज के सिनेरियो में। ऐसे ही जो आपका ये था, क्या कहते हैं, मेरा नाम जोकर, मेरा नाम जोकर भी उस समय फ्लॉप हो गई थी, पर बाद में सबको वो फिल्म पसंद आई, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्लॉप होती हैं बट लेटर ऑन सक्सेसफुल होती हैं। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के साथ भी बेटा यही था कि वो फ्लॉप था, रिजल्ट उसका नेगेटिव था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको नहीं मिला था, पर वो एक्सपेरिमेंट क्या था? सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट ने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सन और अर्थ के बीच में जो वेव ट्रैवल करके आती है वो बिना किसी मीडियम के चलती है। तो हमको ये समझ में आया कि वेव दो तरह की हो सकती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव, है ना। या मीडियम की बात अगर आप करें, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स छोड़िए, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट पहली बार लोगों को समझ में आया। फिर मैक्सवेल ने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए लॉ दिया, उसी मोबाइल बना, ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट अगर कोई गाली सुनता होगा तो मैक्सवेल होंगे। वो सबको में करी आती हैं, पता नहीं कौन मोबाइल बना दिया, गरियाती नहीं गरियाती, सबको में गरियाती हैं। अब उनको पता है नहीं, वरना मैक्सवेल के नाम से लोग गरियाते। मैक्सवेल ने जो 4 लॉज दिए थे आपके, आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल लॉज, पढ़े या ना भैया? मैक्सवेल लॉज आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रैवल के लिए जो पूरा लॉ था वो मैक्सवेल ने दिया था, जो भी उसका काम जाम था। तो उसी पे आपका मोबाइल काम करता है भाई। मोबाइल में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही तो होती हैं जो ट्रैवल करती हैं, तो उसी की समझ से मोबाइल बना। तो सबसे ज़्यादा कोई साइंटिस्ट अगर गाली सुनता है आज की डेट में तो कौन है? मैक्सवेल। पर बेचारे को पता नहीं है, जिंदा होते तो ऐसे ही मर जाते हैं। चलिए क्या, गाली सुन सुन के, चलिए ठीक है। अब कहने का मतलब मेरे ये है कि जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसने फिजिक्स की दिशा और दशा बदल दी थी। क्योंकि 1900 के आसपास हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन होने लगी, तो जो भी देश थे वो अपना पैसा जो है रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, वो सारा का सारा पैसा डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो जिंदा रहेंगे तब ना पढ़ाई लिखाई करेंगे यार। जैसे कोरोना का टाइम आया, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, फीस वीस नहीं मिल रही थी किसी को, अरे यार जिंदा रहेंगे तब ना पढ़ोगे यार, जितने तो पढ़ के क्या करोगे। तो उसी टाइम की सिचुएशन तब उस समय थी कि एक इंटरनेशनल इमरजेंसी हो गई थी कि अब जो भी देश थे वो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, तो पढ़ाई लिखाई में पैसा लोगों ने इन्वेस्ट करना देशों ने बंद कर दिया। तो जो भी साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, उन्होंने ग्लोबली मीटिंग की और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भैया जो चीज़ें डिस्कवर हो चुकी हैं वो डिस्कवर हो चुकी हैं, जो डिस्कवर नहीं हो पाई हैं वो अब नहीं हो पाएंगी। और
पढ़ाई लिखाई हम लोग नहीं करेंगे, बंद, पढ़ाई लिखाई बंद। तो 1905 में आइंस्टीन आए। आइंस्टीन जिस फर्म में काम करते थे वो साइंटिफिक फर्म थी, वो बंद होने वाली थी। रीज़न यही था कि गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रही थी साइंटिफिक फर्म्स पे, तो बंद होने वाली थी वो। तो उनके पेट पे पड़ने वाली थी लात, और जब पेट पे बेटा लात पड़ने वाली होती है तो दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो उन्होंने 1905 में 3 पेपर निकाला था, एक रिलेटिविटी का जो आप पढ़े बीएससी फर्स्ट ईयर में, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो थर्ड ईयर में आप पढ़ेंगे, और एक ब्राउनियन मोशन जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। और ये तीनों ही पेपर उनके नोबेल प्राइज डिजर्व करते थे। और रिलेटिविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, रिलेटिविटी में ही आपको माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने डेड फिजिक्स को क्या कर दिया था, अलाइव कर दिया था। और इस वजह से उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से हर साल वो एग्जाम में पूछा जाता है। उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है। टीचर आपको ये बात कॉलेज में नहीं बताए होंगे, ना कहीं कोचिंग में बताया जाता है ये बात, पर बार बार इसलिए पूछा जाता है कि उसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि एग्जामिनर एक बार जब पेपर बनाता है तो कहता नहीं ये देंगे, नहीं कुछ तो बच्चा जानेगा तो क्या था, ये जानना ज़रूरी है आपको। क्योंकि अगर माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ होता, अगर आइंस्टीन नहीं आए होते, तो शायद हम आप जो है उतने एडवांस नहीं होते। जो साइंस डेवलप हुई है वो डेवलप नहीं हो पाती। ये आइंस्टीन की देन है, और ये जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसकी देन। और आइंस्टीन को इसलिए बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता है, 20वीं शताब्दी का आइंस्टीन को सबसे बड़ा साइंटिस्ट कहा जाता, नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है। उनके पैरेलल बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ये मैक्सवेल थे, निकोल टेस्ला एक थे, अगर आप नाम सुनो, टेस्ला जो यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, कई सारे पैरेलल साइंटिस्ट थे। एक बार आइंस्टीन से पूछा गया, इंग्लिश में पूछा गया, अब इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी है नहीं, तो उन्होंने पूछा रिपोर्टर ने कि आपको 20वीं शताब्दी का सबसे तेज़ दिमाग होकर कैसा लगता है। तो उनका जवाब था कि आप जो है गलत इंसान से पूछ रहे हैं, आपको ये सवाल मिस्टर टेस्ला से पूछना चाहिए। जो टेस्ला थे वो भी बड़े साइंटिस्ट थे, है ना। एक फिल्म आई थी, देखो क्या नाम था उसका, नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें 2 मिनट में टेस्ला का एक कैरेक्टर था, कैमियो प्ले हुआ था। कौन सी पिक्चर का नाम भूल जाते हैं यार, बहुत अच्छी फिल्म है, कभी उसको देखिएगा। उसमें एक मशीन टेस्ला बनाते हैं, उससे क्लोन बनता है किसी का, तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पे थी वो, मैजिक पे पूरी फिल्म थी, बहुत अच्छी पिक्चर थी, नाम ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो वो फिल्म कभी आपको मिले तो देखिए, नाम हम बता देंगे। तो उसमें टेस्ला का जो है कैमियो हुआ था। और जब हिटलर आ गया था तो हिटलर ने यही काम किया था कि जो भी बुद्धिजीवी थे उस समय, जो भी साइंटिस्ट लोग थे, सबको ढूंढ ढूंढ करके मरवा रहा था। तो ये लोग अपनी गर्दन बजा करके फिर जर्मनी से भागे थे, जितने बड़े साइंटिस्ट थे। और अगर किस्मत हमारी आपकी सही होती, इंडियंस की किस्मत सही होती, तो आइंस्टीन की डेथ जो है वो इंडिया में हुई होती, क्योंकि जो केरला यूनिवर्सिटी थी उसका वीसी का पोस्ट उनको ऑफर हुआ था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वरना आइंस्टीन का जो आखिरी टाइम था वो इंडिया में बीता होता। उस समय भाई हम लोग कॉलोनियल थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में थे हम लोग, तो केरला यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर की जो पोस्ट थी वो उनको ऑफ़र हुई थी। पर अब क्योंकि तब हमारी आपकी किस्मत उतनी अच्छी थी नहीं कि हमारे देश में आकर कोई मरे, ठीक है, तो इस वजह से जो है दिक्कत हो गई थोड़ी सी, वरना आइंस्टीन जो है यहीं पर आके मरे रहते। कभी हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, अगर सही टीचर आपको मिल गया तब। आप जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, वो हिस्ट्री रटवाई जाती है, हिस्ट्री ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, अगर सही टीचर मिल गया तब। खैर दुर्भाग्य है आपका। चलिए क्या लिखा बेटा, क्लैशेस कैल्कुलस लेटेंट हीट इक्वेशन। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट तो इम्पॉर्टेंट था, उसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हमको पता थी। अब इसके साथ क्या है, हम 7 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको आज तक समझ में नहीं आया कि इसकी क्या हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ये क्यों इतना पूछा जाता है। पर उससे क्या करना है, पूछा जाता है तो याद कर लेते हैं, है ना। पर जब ये टॉपिक मेरे सामने आता है तो एक बार हम सोचते ज़रूर हैं कि यार क्या इस टॉपिक में ऐसा है कि इतना इसको पूछा जाता है। आप भी देखेंगे पेपर में कई साल पूछा गया है, लगातार पूछा जाता है। और छोटा सा है ये, 4.5 नंबर का क्वेश्चन है ये, और आधे पेज का क्वेश्चन है ये, आधे पेज का डेरिवेशन है। पता नहीं क्यों बार बार पूछा जाता है। तो हम बच्चों से कहते हैं, हर बैच से कहते हैं कि भैया देखो, अगर कभी तुमको कहीं समझ में आ जाए कि क्लैशेस कैल्कुलस लेटेंट हीट इक्वेशन क्यों इतनी पूछा जाता है या क्या इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, तो हमको ज़रूर बताना। अभी तक तो कोई ऐसा मिला नहीं है। आप लोग के ऊपर भी हम वो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए वो आप करिएगा, कि अगर कभी आपको पता चले कि इसकी कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है तो आप हमको बताइएगा। हम अभी तक तो हमको नहीं मिला, ठीक है ना। अगर आपको मिलता है तब ठीक है, वैसे मिलेगा नहीं, मिलता तो यहाँ थोड़ी बैठे होते तुम। लिखो क्लैशियस एंड क्लेपेरॉन, क्लैशियस एंड क्लेपेरॉन, क्लैशियस एंड क्लेपेरॉन, एकदम याद कर डालिएगा इसको, बहुत आसान भी होता है। क्लैशियस एंड क्लेपेरॉन, ये साइंटिस्ट का नाम है क्लैशियस एंड क्लेपेरॉन, डिराइव अ रिलेशनशिप
derive a relationship for latent heat known as latent heat equation, and can be stated as follows. ठीक है, क्या होता है इक्वेशन देखिए, del P अपॉन del T at constant V is equal to L T V2 माइनस V1। डब्बे में कर दीजिए, इसको डब्बे में कर दीजिए। ठीक है भैया, और बात आसानी बहुत होता है, हेडिंग डाल इसका प्रूफ। अच्छा, यल क्या, व्हाट इज यल? लैटेंट हीट क्या होता है? कौन बताएगा व्हाट इज लैटेंट हीट? दो तरह की हीट होती है ना, एक स्पेसिफिक हीट होती है, एक लैटेंट हीट होती है। क्या, कौन बताएगा लैटेंट हीट क्या होता है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े हैं, कई बार आया था लैटेंट हीट, पर हम समझाए नहीं थे। क्यों नहीं समझाए थे? क्योंकि इस दिन के लिए हमने बचा के रखा था कि जब ये आएगा। अभी लैटेंट हीट तो न्यूमेरिकल्स में आया था, कि टॉपिक में आया नहीं था। इस दिन के लिए हिडन हीट, ये बेटा ऐसे ही नहीं, दाढ़ी काली हुई है मेरी, पढ़ाते पढ़ाते हुई है। हिडन हीट होती है, हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं, तो हिडन हीट हो गया वो। तुम बेटा आईएएस की तैयारी करना, तुम आईएएस बहुत अच्छी बनोगी। मैनिपुलेट तुम बहुत तगड़ा करती है, बहुत आगे जाओगे तुम। चलिए बताइए, टीचर अगर बकलोल रहे, आप लोग पतंग बना के उड़ा देंगे उसको। हिडन हीट होता है, वो भी इंप्रेस हो जाएगा, वाह वाह कितनी तेज बच्ची है, हिडन हीट ना लायक। ये पता नहीं था, ये तुमने बनाया है। इतना गलत कैसे पता हो सकता है भाई? गलत, एकदम गलत, समझिए आप। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा? एम एस डेल्टा थीटा के। हाई स्कूल में पढ़े हैं आप, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? एम इंटू एल के, ये भी आपने पढ़ा होगा। एस को क्या कहते हैं बेटा? हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। यल को क्या कहते हैं बेटा? हम लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए, दोनों तरफ का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। वेरिएशन कहाँ है? राइट हैंड साइड में। मतलब क्या, आप किसी सिस्टम को अगर हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट ले रहे हैं, तो अब सिस्टम के ऊपर है कि वो इस हीट का क्या करेगा। बात समझिएगा, आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं या सिस्टम से हीट ले रहे हैं, तो सिस्टम के ऊपर है वो उस हीट का क्या करेगा। अगर सिस्टम उस हीट को ले करके अपना टेम्परेचर चेंज करता है, तब किसकी बात करेंगे आप? स्पेसिफिक हीट की। अगर सिस्टम उस हीट को ले करके अपना स्टेट चेंज करता है, अपनी अवस्था परिवर्तित करता है, तो किसकी बात करेंगे बेटा आप? लैटेंट हीट की। मतलब लैटेंट हीट किसके करस्पॉन्डिंग हीट होती है? स्टेट चेंज के करस्पॉन्डिंग। और स्पेसिफिक हीट किसके करस्पॉन्डिंग हीट होती है? टेम्परेचर चेंज के करस्पॉन्डिंग। याद रहेगा ना कि स्पेसिफिक हीट का मतलब किसकी बात हो रही है बेटा? टेम्परेचर चेंज की। और लैटेंट हीट का मतलब किसकी बात हो रही है बेटा? स्टेट चेंज की। बता चुके हैं हम। कब बताए थे? जब आपको हमने एंट्रोपी का न्यूमेरिकल बताया था, वहाँ पर लैटेंट हीट आया था, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको हमने हिंट किया होगा, पर तुम लोगों नालायक, एक बार में बात समझ में आती है नहीं, क्योंकि उसी समय हमने डिटेल में नहीं समझाओगे, पर हल्का सा बताएं, एक हिंट जरूर किए होंगे आपको। ठीक है ना? क्यों हिंट किए थे? क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को फंसाते हैं कि यार लैटेंट हीट क्या होता है, और उनको पता है कि आप नहीं बता पाएंगे, फिर से हम समझाते हैं। याद कर लीजिए, स्टेट चेंज की करस्पॉन्डिंग जो हीट होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? लैटेंट हीट। और टेम्परेचर चेंज के करस्पॉन्डिंग जो हीट होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेसिफिक हीट। और सॉलिड, लिक्विड और गैस के सिस्टम में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? सॉलिड और लिक्विड के लिए सिर्फ एक तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, पर
सॉरी सॉलिड और लिक्विड के लिए आपकी एक तरह की स्पेसिफिक हीट होती है, पर गैशियस सिस्टम के लिए आपका दो तरह का स्पेसिफिक हीट होता है। ये भी हमने आपको बताया है। कौन कौन सा होता है हीट? एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होता है बेटा? कैपिटल आर के। किसके लिए फॉर्मूला होता है? ये आइडियल गैस के लिए। केमिस्ट्री में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। केमिस्ट्री में बहुत पेट सवाल है कि Cp की वैल्यू Cv से क्यों बड़ी होती है। केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि Cp की वैल्यू Cv से क्यों बड़ी होती है। किसी को पता है? कांस्टेंट टेम्परेचर में करें लायक बैट और बताओ 1 के बराबर होता है। तो 1 के बराबर होता है, Cv बराबर Cv नहीं होता। तो सर 1 के बराबर जो आइडियल गैस है 1 के बराबर होगा नहीं बेटा, कभी नहीं होगा। Cp और Cv 1 के बराबर अगर होगा तो ये Cp माइनस Cv 0 हो जाएगा, आर के इक्वल थोड़ी होगा। बेवकूफ़, एकदम बैल हो तुम लोग बुद्धि से। पिताजी रहने दीजिए, बहुत है इतना। चलिए Cp माइनस Cv किसके इक्वल होता है बेटा? आर के रिलेशन किसके लिए होता है? आइडियल गैस के लिए। और Cp हमेशा किससे बड़ा होता है? Cv से। याद कर लीजिए इसको। क्यों बड़ा होता है सोचिएगा, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री में 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, सोच के बताइएगा। हम नहीं बताएंगे, केमिस्ट्री का पैसा थोड़ी दिए हैं आप लोग, जिसका पैसा दिए वो पढ़ा रहे हैं। चलिए लिखिए, देखिए फ्रॉम MTDR प्रूफ इसका लिखिए। डालिए प्रूफ, डालिए पहले प्रूफ, डालिए प्रूफ, डालिए पहले प्रूफ। प्रूफ में लिखिए, प्रूफ में लिखिए प्रूफ, हेड डालिए प्रूफ और प्रूफ में लिखिए, प्रूफ में लिखिए फ्रॉम MTDR, फ्रॉम MTDR। MTDR बोले तो मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, किसी मसाले का नाम नहीं है। फ्रॉम MTDR फॉर द पेयर MDH की तरह से। MDH चले बुढ़ो भी मर गया ना लॉकडाउन में। चलिए फ्रॉम MTDR, अच्छा हुआ। फ्रॉम MTDR फॉर द पेयर T, V, फॉर द पेयर T, V, फ्रॉम MTDR फॉर द पेयर T, V, T, V के लिए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन क्या होता है? ये होता है बेटा डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T इज इक्वल टू किसके बताइए? डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V के। ये हमने लिखाया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए छाप दीजिए। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, पलट के लिख देते हैं। डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V इज इक्वल टू किसके बताइए? डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T के। लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं ना भाई? ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए क्लैसियस क्लैपेरॉन लैटिस हीट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? देखिए इसके बराबर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की चीज़ आ गई है। अब राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करना है, तो आइए कर देते हैं राइट हैंड साइड को कन्वर्ट। कैसे करेंगे बताइए? इसको हम फिर से ऐसे लिख देते हैं, दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V किसके इक्वल आ गया बेटा? T डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T अपॉन किसके बताइए? T। कैसे ऐसे लिख सकते हैं क्या हम? लिख सकते हैं क्या हम भाई? T बाई T कट के 1 हो जाएगा, है ना? चलिए अब देखिए, और देखिए बेटा ऊपर क्या है? T मल्टीप्लाइड बाई किसके? डेल S के, है ना? मतलब सिंस T मल्टीप्लाइड बाई डेल S को क्या हम DS लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए फिजिक्स में पार्शियल और एग्जैक्ट के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। ये सब लफड़ा कौन पालता है? मैथमेटिक्स।
पार्शियल एग्जैक्ट फलाना ठिकाना। फिजिक्स में कभी भी पार्शियल एग्जैक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जब हमारा मन करेगा एग्जैक्ट में चले जाएंगे, जब हमारा मन करेगा तब कहाँ चले जाएंगे, पार्शियल में। वो मेरी मर्जी है, कोई बहस नहीं करेगा हमसे, ठीक है ना। तो TDS किसके इक्वल होता है बेटा, बताओ किसके इक्वल होता है? अरे DQ के नहीं होता है। कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और DQ बराबर किसके इक्वल होगा? M इंटू एल के। अभी ना लिखे थे जी, M इंटू एल के, या सिर्फ यल कर देते हैं फॉर 1 ग्राम मोल गैस। लिख सकते हैं ऐसे, देख लीजिए भाई। डेल्टा Q बराबर ml के था, तो DQ बराबर भी ml के इक्वल हो जाएगा। यम बराबर, हमने कहा नहीं डेल्टा और D में अंतर मत करिएगा, दोनों एक ही है, दोनों एक ही हैं। पार्शियल एग्जैक्ट का लफड़ा नहीं पालना चाहिए फिजिक्स में। ज़िंदगी में ऐसे ही बवाल कम नहीं है, नया बवाल पाल लेंगे आप। अब आप कहेंगे सर हम खतरों खिलाड़ी हैं, तो लो भैया इसे क्या करना है। चलो जी, खतरों खिलाड़ी हूँ। देखो तो दिस इम्प्लाइज दैट, क्या मिलेगा बताइए। इधर क्या है बेटा, T डेल एस है ना, तो T डेल एस को क्या हम यल से रिप्लेस कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? और लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे। क्या मिलेगा हमको? डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या कोई चेंज हमको मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो क्या लिखेंगे बताइए ऊपर? L T, और डेल V को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? हमने कहा नहीं पार्शियल और एग्जैक्ट में कोई अंतर नहीं करना है, तो डेल V को क्या हम dV लिख सकते हैं? क्या जी हाँ लिख सकते हैं, ठीक है भाई। डेल V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है। dV भी क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर लिखिए, जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, फिर लिखिए। इफ वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, if volume changes from V1 to V2, if volume changes from V1 to V2, then dV बराबर किसके इक्वल हो जाएगा बेटा बताओ? dV बराबर हो जाएगा हमारा V2 माइनस V1 के, है ना। dV बराबर, भाई dV क्या है? चेंज इन वॉल्यूम है, और वॉल्यूम का चेंज आप कहाँ से कहाँ ले रहे हैं? V1 से V2 तक, तो dV बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? V2 माइनस V1 के। तो यहाँ से डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V किसके इक्वल आ जाएगा बताइए? L अपॉन T V2 माइनस V1 के। और यही देखिए प्रूफ करना था, क्या मुश्किल था? क्या 4.5 नंबर देके चला जाएगा आपको। आधे पेज का सवाल है, 4.5 नंबर में आएगा। डेरिवेशन में कोई मुश्किल था? कुछ नहीं था। एग्जाम में आएगा, पहले अटेम्प्ट करेंगे आप कूद करके 4.5 नंबर में। इससे छोटी चीज़ क्या होगी भाई? एग्ज़ाम में अगर आपके न्यूमेरिकल आता है तो अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। इस चैप्टर से क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है फिज़िक्स में। अब तो खैर एग्ज़ाम आप दिए नहीं फर्स्ट ईयर वाला, वरना आपको पता चलता। फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में नंबर बेटा घट जाता है। फर्स्ट ईयर में जो आप स्कोर करते, सेकेंड ईयर में उससे कमी नंबर मिलता है। उसका रीज़न ये होता है कि सेकेंड ईयर की जो चीज़ें होती हैं, 3 पेपर आपका चल रहा है ना, थर्मल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स, तीनों को ही अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीनों कैसे पेपर होते हैं बेटा? थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। तो नंबर बेटा चुराना पड़ता है भाई। 8 में से 4 क्वेश्चन करना होता है आपको, तो आपके ऊपर है आप कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं। तो हमेशा एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए जिसमें स्कोर ज़्यादा किया जा सके। तो कोई न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है, इसलिए देखिए न्यूमेरिकल हम पूरा लगवा दिया आप लोगों को। कोई न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे भाई। न्यूमेरिकल नंबर कटना है नहीं, मैथमेटिकल डेरिवेशंस उस पर नंबर कटना है नहीं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से एग्ज़ाम में बचना चाहिए, क्योंकि थ्योरी आप कितनी भी लिख देंगे बेटा वो सफिशिएंट नहीं होगी। बात समझ आ रहा ना। और ये चैप्टर इसीलिए हम उठाए हैं, और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं। मतलब पहला क्वेश्चन सेक्शन ए से आप किस में करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स से,
और अगर सेक्शन ए में ही मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत अटेम्प्ट कर देंगे, 2 क्वेश्चन आपका वहीं खत्म हो जाएगा। और सेक्शन बी में भी पहला क्वेश्चन आप किससे अटेम्प्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स से, और दूसरा क्वेश्चन किससे करेंगे बेटा, एमटीटीआर से। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना बताया जा रहा है, जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी को बस पढ़ते जाइए, रटते जाइए, एकदम माचते जाइए, उसी को एकदम क्लियर रहेगा। और जिस सीक्वेंस में हम पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अपना दिमाग आप लगाएंगे, भैया से जा रहे हैं पूछने, भौजी से जा रहे हैं पूछने, दीदी से, जीजा से, बर्बाद हो जाएंगे, है ना। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पढ़िए, जितना बता रहे हैं उतना बहुत है। आप लोग करते क्या हैं, बच्चे, हम लोग देखते हैं ना, बच्चे फिर लेकर के आते हैं, सर जरा इंपॉर्टेंट बता दीजिए, यूपीएस लेकर के आएंगे। अब यार इतने मोटे किताब को कोई इतना पतला कर दिया है, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, तो ठीक है, पहले हमारे पास सर के पास आएंगे, फिर कोई भैया उनके एक्सपर्ट होंगे बगल में रहने वाले, उनके पास जाएंगे, कोई जीजा उनके एक्सपर्ट होंगे, उनके पास जाएंगे, टिक करवा के लाएंगे, फिर अपना इंपॉर्टेंट छाटेंगे सब कि हमारे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, फिर पढ़ के लोग जाते हैं एग्जाम में। उतना दिमाग लगाएं तो अच्छा भैया, जितना कॉपी में है बस उतना प्रिपेयर करिए, काम आपका आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना, दिमाग लगाना ही नहीं है आपको, तो वैसे भी नहीं है, बस लगाना भी नहीं है। चलिए लिखिए आगे, लिखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका, टीडीएस इक्वेशन। असाइनमेंट को सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। और दिक्कत तुम लोग को होगी नहीं, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, क्योंकि लगाओगे ही नहीं, लगाओगे तब ना दिक्कत होगी। चलिए दूसरा डाल दीजिए एप्लीकेशन, टीडीएस इक्वेशन। दूसरा एप्लीकेशन है टीडीएस इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी एक ऐसा सवाल है जो फुल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर पूछा गया है तो इसको आप अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। देखिए भाई, हम आसान चैप्टर स्टार्ट नहीं किए थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा थे, बहुत मज़ा आता आप लोगों को, क्योंकि बहुत आसान होता है वो, हम वो सब अटेम्प्ट स्टार्ट नहीं किया। हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया, जो टफ होता है। और अगर हम टफ चैप्टर से स्टार्ट किए हैं तो उसका फ़ायदा क्या होगा, पहले आप भी टफ के लिए तैयार हो जाए। हमेशा टफ चैप्टर्स को ही पकड़ना चाहिए, टफ चैप्टर से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते भी हैं और स्कोरिंग भी होते हैं। ये सब अगर आप अटेम्प्ट कर देंगे एग्जाम में, नंबर आपका नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, है ना। बचिएगा, जितना बता रहे हैं उतना ही करिएगा, आप देखेंगे अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे आप। देखिए देयर आर टू टीडीएस इक्वेशन, ऐसे लिखे, देयर आर टू टीडीएस इक्वेशंस, देयर आर टू टीडीएस इक्वेशन एंड आर एज फॉलोज, कितने बेटा टीडीएस इक्वेशन होते हैं हमारे, 2, ठीक है ना। हेडिंग डाल दीजिए आप, नंबर 1 पहला इसमें डाल दीजिए आप, नंबर 1 पहला लिखिए, ए लिखिए, हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, चलिए छाप दीजिए, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए कैसे कैरेक्टराइज करते हैं इसको, हम एंट्रोपी को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे बेटा, एंट्रोपी को। मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आपने लिखा था ना, उसमें आपने क्या माना था, उसमें आपने एक कॉमन वेरिएबल चूज किया था x, y, याद है आप लोगों को, x, y क्या किया था आपने, चूज किया था। x, y क्या था, एक जनरल सेट था आपका, जो 6 पेयर को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। 6 पेयर्स को क्या कर रहा था, वो रिप्रेजेंट कर रहा था, है कि नहीं, x, y रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक। और आपने क्या माना था, आपने ये माना था कि जो एंट्रोपी है बेटा वो किसका फंक्शन है, x, y का। माने थे नहीं माने थे आप, आपने क्या कहा था, एंट्रोपी किसका फंक्शन है बेटा, x, y का। तो एंट्रोपी फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन के लिए हम ये मानेंगे कि जो हमारा एंट्रोपी है वो बेटा किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। भाई हम मान सकते हैं एंट्रोपी हमारा, हमने माना था कि x, y पे डिपेंड कर रहा है, और x, y की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, t, v। तो s किस पे डिपेंड करेगा, t, v पे क्या करेगा बेटा, डिपेंड करेगा। तो पहले टीडीएस इक्वेशन में एंट्रोपी को बेटा हम किसका फंक्शन मानेंगे, t, v का। और सेकेंड टीडीएस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एंट्रोपी को किसका फंक्शन मानेंगे बेटा, t, p का।
है ना। फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, एंट्रोपी किसका फंक्शन मानेंगे, टी कॉमा वी का, मतलब टेम्परेचर और वॉल्यूम का। और सेकंड में क्या करेंगे, एंट्रोपी को किसका फंक्शन मानेंगे, टी कॉमा पी का, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर का। और कैलकुलेशन फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना आगे तामझाम जो होगा मैथमेटिक्स वो डिस्कस करेंगे। पर बेसिक अंतर क्या है, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन में एंट्रोपी किसका फंक्शन होती है, यहीं पे याद कर लीजिए। फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन में एंट्रोपी किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का। और सेकंड में किसका फंक्शन मानते हैं हम, टेम्परेचर और प्रेशर का। बात समझ में आ रहा है। चल लिखिए, इसमें लिखिए, टू गेट फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन, to get first TDS equation, consider entropy as a function of temperature and volume, entropy as a function of temperature and volume, entropy as a function of temperature and volume, temperature and volume। ठीक है बेटा, एंट्रोपी एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है भैया, चल ठीक है, चल लिखिए, दैट इज एस किसके प्रपोज, एस इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एफ टी कॉमा वी। ठीक है, फिर लिखिए, इसको बना देंगे हम इक्वेशन 1। क्या बना देंगे बेटा, इक्वेशन 1। क्या बना देंगे बाबू, इक्वेशन 1। ठीक है, फिर लिखिए, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा बेटा बताओ, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बताइए, डी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा बताइए, डेल एस अपॉन डेल टी डी टी एट कॉन्स्टेंट वी प्लस डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। क्लियर है भाई, पार्शियल एग्जैक्ट में रिलेशन होता है, हम लोग किए ही आगे, लिख लीजिए, छाप दीजिए। मुश्किल है क्या, इसको इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए, 2 बना दीजिए। आसान है कि नहीं, ठीक ही है सर, अभी तो चल रहा है गाड़ी, देखते हैं आगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए, मल्टीप्लाइंग बाई कैपिटल टी, मल्टीप्लाइंग बाई कैपिटल टी वी गेट, मल्टीप्लाइंग बाई कैपिटल टी वी गेट। कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा बताइए, टी डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, टी डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी डी वी। इक्वेशन कितना बना देंगे बताइए, 3। ठीक है, चलिए हो गया बाबू। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, टीडीएस आ गया ना, इसीलिए इसको टीडीएस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं करेंगे, राइट हैंड साइड में थोड़ा सा भी हम लोग 1-2 चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिए। फिर देखिए, फॉर 1 ग्राम मोल गैस, बता देते हैं इसको, फॉर 1 ग्राम मोल गैस, एक एक चीज़ समझते हुए चलिएगा, कोई डाउट नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर 1 ग्राम मोल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल गैस, फॉर 1 ग्राम मोल गैस, 1 ग्राम मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा बताइए, टी डेल एस अपॉन डेल वी, टी डेल एस अपॉन डेल टी
एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या हम, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v के, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। टी डेल एस को आपने अंदर भेज दिया और टी डी एस किसके इक्वल होता है, डी क्यू के, तो टी डेल्टा एस किसके इक्वल हो गया बेटा, डेल्टा क्यू के, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए समझिए पहले, अब ये क्या रिलेशन हमने लिखा था आप लोग के सामने, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, लिखा था कि नहीं लिखा था, लिखा था ना भैया। क्या इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, लिख सकते हैं भाई। डेल्टा क्यू को डी क्यू लिख दिया है, डेल्टा थीटा को डी टी लिख दिया है ना। चलिए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बराबर डी टी इज इक्वल टू एम इंटू एस के, लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आप ये बताइए, अगर हमारा सिस्टम गैसियस सिस्टम है, क्या सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है एस की जगह पे सीपी या सीवी में से कोई एक हो सकता है। तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए हैं, वॉल्यूम को क्या कर दिए बेटा, कांस्टेंट, क्या कर दिया हमने, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया है, और गैस की जो क्वांटिटी है वो कितनी ली है, 1 ग्राम मोल ली है, कितनी ली है, 1 ग्राम मोल, तो यम की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के, और एस की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सीवी, क्या रख सकते हैं, सीवी। दिखाई दिया आपको, मतलब क्या, डेल क्यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके इक्वल है बेटा, सी, छाप दीजिए। मुश्किल है क्या, चलिए इक्वेशन कितना बना देंगे आप बताइए, आज महाविद्यालय बंद है क्या, संडे न्यूज़ बंद है, बीस तक बंद था, बंद है ना, हिंदी में लिखते हैं और उर्दू में थोड़ी लिखते हैं। लंदन में पैदा हुई थी क्या बेटा, इतना भी नहीं होता, इतना भी ढूंढना क्या होता है, हिंदी हिंदी होती है, और क्या, हम हिंदी हैं, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये नालायक, लंदन में लग रहा पैदा हुई थी, नालायक, हिंदी नहीं आती इनको, पेपर पढ़ा करो सुबह सुबह, आईएएस बनेंगी ये, क्या बनना है, नहीं तुम आईएएस बनना बेटा, हाँ, अरे जो हम कह रहे सुनो तुम, क्या लिखा है, सर आज मैं कल नहीं था, वो छुट्टी हुआ तो 25 हो गई, उसमें डायरी में आ गया था गलती से। तो आज का स्टेटस क्या है, आज है कॉलेज, आज है ना कॉलेज, हाँ। तब ठीक, क्योंकि हम कैलकुलेशन लगा आज मैंने करना है लैब में जाकर के, इसलिए हम कह रहे हैं, नहीं बंद होगा तो नहीं जाएंगे, वरना फिर जाना पड़ेगा। चलिए, टी डेल एस अपॉन डेल टी वी, डेल क्यू अपॉन डेल टी वी किसके इक्वल हो गया बेटा बताइए, सी वी के, ठीक है। चलिए लिखिए, वेयर सी वी इज इक्वल टू, वेयर सी वी इज इक्वल टू, वेयर सी वी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, अरे उसको लिखना नहीं है जी, इसको लिखना नहीं है, समझने के लिए था बस। वेयर सी वी इज इक्वल टू, वेयर सी वी क्या होता है बेटा, कौन सी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखिए, सी वी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वे लिखिए, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलना पड़ेगा कि लिख लेंगे आप लोग, क्यों नहीं लिख पाओगे ना लायकों, लिखो फिर, एंड फ्रॉम एम टी डी आर, एंड फ्रॉम एम टी डी आर, एंड फ्रॉम एम टी डी आर, एम टी डी आर बोले तो चलिए गनीमत है, एंड फ्रॉम एम टी डी आर वी गेट, एम टी डी आर से क्या मिलेगा बेटा, डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी, किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी के। बात समझ में आ रहा है ना, देखिए मतलब क्या कि इसकी जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, सी वी, और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे बताइए, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देख सी वी कैसे लिखेंगे जी, इसकी जगह पे डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी के यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी।
भाई मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी किसके इक्वल है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी के। तो इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। और इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, सी वी रख सकते हैं। क्या समझ में आया? अरे भाई इसकी जगह पर हम सी वी रख सकते हैं। और मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी किसके इक्वल है, डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी के। तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, ये यहाँ मिल रहा है ना, तो इसके यहाँ पे हम क्या रख देंगे, इसको रख देंगे। छापिए जल्दी छापिए, लिखिए इसको इक्वेशन 5 बना दीजिएगा और लिखिए देन बाई इक्वेशन 3 वी गेट इक्वेशन 3 से क्या मिलेगा बताइए, क्या मिलेगा बेटा बताओ, क्या मिलेगा बताइए। TDS किसके इक्वल होगा बताइए, CV dt प्लस T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, चलिए इसको डब्बे में कर दीजिए, और यही क्या है आपका, इसी को हम कहते हैं बेटा, कितना इक्वेशन बन गया था, 5 बन गया था ना, ये कौन सा बनेगा, 6वां। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, हम इसी को कहते हैं फर्स्ट TDS इक्वेशन। लिखिए दिस इज कॉल्ड this is called first TDS equation. ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए 2 केस बनता है। पहला केस बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, दूसरा केस हमारा बनेगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो केस फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। केस फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। केस फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, केस फर्स्ट फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, लिखिए इसमें, लिखिए फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें लिखिए फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है बताइए, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस T इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 की कांस्टेंट। T क्या होता है बताइए, कांस्टेंट। T क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। तो अगर T कांस्टेंट होता है, सो दिस इम्प्लाइज दैट dt बराबर किसके इक्वल हो गया बताओ बेटा, 0 के। dt बराबर किसके इक्वल हो गया, 0 के। ठीक है, देन बाय इक्वेशन 6, आसान है कि नहीं, देन बाय इक्वेशन 6, अभी तो बहुत मजा आ रहा है, जब याद करेंगे तब पता चलेगा। देन बाय इक्वेशन 6 वी गेट, इक्वेशन 6 से क्या मिलेगा बताइए। अब देखिए dt बेटा अगर 0 है तो जाहिर सी बात है ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। और क्या मिलेगा आपको बताइए, देन बाय इक्वेशन 6 वी गेट, क्या मिलेगा बताइए, TDS। और TDS किसके इक्वल हो जाएगा आपको बताइए, TDS इज इक्वल टू आपका हो जाएगा T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dV। ठीक है, चलिए इसको डब्बे में कर दीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप करेंगे बहुत आसान लगेगा आपको। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस इधर उधर हुआ, भगवान ही मालिक है। फिर इक्वेशन कितना बना देंगे बेटा, इसको बताओ, 7। ठीक है, और लिखिए दिस इज द फर्स्ट TDS इक्वेशन, for an isothermal process.
दिस इज द फर्स्ट TDS इक्वेशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट TDS इक्वेशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है ना। चलिए अब इसमें भी फर्दर 2 केस बनेगा। ठीक है ना। पहली हेडिंग आप डाल दीजिए इसमें, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। चलिए आइडियल गैस के लिए क्या होगा ये देखते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, for 1 gram mole of an ideal gas, for 1 gram mole of an ideal gas, for 1 gram mole of an ideal gas, we get for 1 gram mole of an ideal gas we get ये सब आपके बचपन का प्यार है। देखिए PV is equal to RT, बचपन का प्यार है कि नहीं आपके? बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे आप लोग इस पे। कहाँ पढ़े थे आप? हाई स्कूल में। समझ भले ना आया हो, याद जरूर कर लिए होंगे आप लोग। PV इक्वल टू RT, समझ एक अक्षर समझ में नहीं आया होगा, याद कर लिए होंगे। न्यूमेरिकल दे दनादन सॉल्व किए होंगे आप लोग। अब मास्टर भी ऐसे मिलते हैं हाई स्कूल इंटर वाले, हम लोग भी खैर बन जाएंगे बहुत जल्द वैसे ही मास्टर, आएंगे रटाएंगे चल जाएंगे। समझाना होता नहीं है इंटर में, खाली याद करा देना होता है। PV इक्वल टू RT, एक अक्षर आपको समझ में नहीं आया होगा पर याद कर लिए होंगे आप और न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, आपको लगा होगा बहुत जान गए आप। ठीक है। चलिए PV इक्वल टू क्या हो गया बताओ बेटा? RT। R को क्या कहते हैं हम? उसके आगे एक और वर्ड यूज होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्यों यूनिवर्सल कहते हैं उसको? यूनिवर्सल क्या मतलब होता है? सब जगह जो बोले तो, चाहे धरती हो, चाहे आकाश, चाहे चंद्रमा हो, चाहे मंगल, और जो भी ग्रह आपकी कुंडली में खराब है, हर जगह R की वैल्यू क्या होगी बेटा? सेम होगी। ठीक है ना। R की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। R की वैल्यू पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। और कोई ऐसा कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल हो? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भी जो है कभी भी चेंज नहीं। ठीक है। चलो स्मॉल जी देखिए चेंज हो जाता है। स्मॉल जी जगह के हिसाब से मंगल ग्रह पे कुछ और हो जाएगा, 1/6 हो जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है। मंगल पे कितना होता है? मंगल शायद बढ़ जाता है, नहीं मंगल पे शायद बढ़ जाता है, मंगल ग्रह बढ़ जाता है। चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है आपका, इसलिए चंद्रमा पे आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। ये सब रटाया गया होगा आप लोगों को भाई इंटर में, टीचर एकदम रटवा दिए होंगे आप लोगों को। चलिए भले समझ में ना हो, याद तो बच्चे करके खूब आते हैं, और इंटर में आप 80% नंबर पा के आते हैं, लगता है यहाँ ही पा जाएगा। जब आता है 40% नंबर तो लोग मोहल्ले में हेलमेट लेके घूमते हैं सर पे पहन के, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं लोग। चलिए लिखिए, क्या लिखा बेटा? फॉर 1 ग्राम मोल ऑफ PV इक्वल टू RT। ठीक है ना। P बराबर किसके इक्वल हो गया बताइए? P बराबर किसके इक्वल हो गया बेटा बताओ? RT बाई V के। P बराबर किसके इक्वल हो गया बेटा? RT बाई V के। ठीक है। चलिए अब यहाँ से अगर आप, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर आप del P अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? R बाई V आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। प्रेशर को आप टेम्परेचर के सर्कल में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो del P अपॉन del T आप निकालेंगे तो T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और R पहले से कांस्टेंट है और वॉल्यूम को अपने कांस्टेंट लिया ही हुआ है, तो RT बाई V किसके इक्वल हो जाएगा? R बाई V के। खत्म। चलिए फिर आगे लिखिए देन बाई इक्वेशन 7, देन बाई इक्वेशन, ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ है? देन बाई इक्वेशन 7 वी गेट, देन बाई इक्वेशन 7 वी गेट। इक्वेशन 7 से क्या मिलेगा बताइए? इक्वेशन 7 से क्या मिलेगा बताइए? इक्वेशन 7 से क्या मिलेगा बताइए? क्या मिलेगा बेटा? TDS, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से TDS किसके इक्वल होता है बेटा? DQ के। होता है कि नहीं होता है? तो TDS बराबर DQ बराबर किसके इक्वल आ गया आपका बताइए? T del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जहाँ पे आप क्या रखेंगे? R बाई V, और क्या बेटा बताओ? dV। तो इसको हम दिस फर्दर इम्प्लाइज दैट ये लिख सकते हैं क्या? DQ इज इक्वल टू RT dV बाई V। छाप दीजिए। ईजी है कि वेरी वेरी ईजी है?
इक्वेशन कितना बना देंगे इसको, इस ये 7 बना था ना, इसको कितना बना देंगे आप 8। चलिए लिखिए 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 इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग जल्दी करिए। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 बनेगा ना यार। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8, तुम लोग के साथ रहते रहते मेरा भी आईसी उड़ जा रहा है। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 विथ रिस्पेक्ट टू, या इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 विद इन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 विद इन सुटेबल लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 8 विद इन सुटेबल लिमिट्स, विद इन सुटेबल लिमिट्स, विद इन सुटेबल लिमिट्स वी गेट, विद इन सुटेबल लिमिट्स वी गेट। ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख दिया बेटा हमने, इंटीग्रेशन डीवी लिख दिया, और राइट हैंड साइड में आर टी, और हम मान रहे हैं कि वॉल्यूम का चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, V1 से V2। तो क्या मिलेगा, V1 टू V2 dV बाई किसके बेटा, V के। तो राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा हमको, पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा बताइए। लेफ्ट हैंड साइड में हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा बेटा, आर टी लॉग ई की 10 बेस ई की बेस 10। कंफर्म, कंफर्म ना। चलिए गोल्ड मेडलिस्ट मैथमेटिशियंस की इज्जत रख ली आपने, वही लोग पढ़ाते हैं आपको। अगर कोई 10 बोला होता तो ये डस्ट से चला के मारे होते। डेल्टा क्यू किसके को लगा बताइए, आर टी लॉग V2 बाई V1 के। चलिए चलिए आसान था कि मुश्किल था, ठीक ही था सर। बहुत मुश्किल है तो जहर खा के मर जाओ नालायक। लिखो आगे, लिखिए दिस इज द ऑक्सीजन बचेगा कुछ, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट given or taken, this is the amount of heat given or taken from the system, इसको डब्बे में कर दीजिएगा। और इक्वेशन लास्ट कितना बना था बेटा, 8 बन गया था ना। इसको क्या बना देंगे बेटा बताओ, 9। क्या बना देंगे बेटा, 9 छाप दो। ओके ओके। अब डेल्टा क्यू का पॉजिटिव नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है भाई, गिवन और टेकन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता है ना। तो डेल्टा क्यू का पॉजिटिव नेगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है, यहाँ किस पे डिपेंड कर रहा है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा आपका, मान लीजिए लॉग वाली वैल्यू लॉग पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या, मतलब इफ बस हो गया इफ V2 is greater than V1, if V2 is greater than V1, so this implies that log V2 by V1 0 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। V2 अगर V1 से बड़ा है तो V2 by V1 किससे बड़ा होगा, 0 से। होगा कि नहीं होगा, होगा कंफर्म। कितने लोगों को लग रहा है कि सही है ये। अब आप लिखें सर तो गलत कैसे हो सकता है, सही है, सही है ना। इतनी मैथमेटिक्स आती है ना भाई, शुक्र है भगवान का। चलिए फिर लिखिए, देन बाय इक्वेशन 8, देन बाय इक्वेशन 9, देन बाय इक्वेशन 9। तुम लोग से हमको डर ही लगता है, पता नहीं क्यों। डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा भाई। देखिए आर नेगेटिव हो नहीं सकता है, केल्विन स्केल पे टेम्परेचर आप नेगेटिव लेते नहीं हैं, तो अगर ये भी पॉजिटिव है तो ओवरऑल डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव है तो सिस्टम को हीट दिया है कि सिस्टम से हीट लिया आपने, सिस्टम को आपने हीट दिया है। लिखिए दिस इंप्लाइज दैट हीट इज गिवन टू द सिस्टम। ये सब पहले समझा चुके हैं हम कि डेल्टा क्यू पॉजिटिव होगा तो सिस्टम को हीट हम देंगे। और केमिस्ट्री वाले उल्टा पढ़ाते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कंफ्यूज मत हो जाएगा। केमिस्ट्री वाले उल्टा बताते हैं, कंफ्यूज मत हो जाइएगा एकदम। हीट इज गिवन टू द सिस्टम, ठीक है। चलिए पलट दीजिए अब, वही इफ
V2 इज लेस देन V1। अब क्या हो जाएगा, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। छाप, ठीक है भैया। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। आइडियल गैस वाला केस आपने देख लिया। कल हम लोग कौन सी गैस देखेंगे, रियल गैस। ठीक है, चल। चलिए, ठीक है भैया, चल। फिर मुलाकात होगी कब, कल हम लोग कौन सा केस देखेंगे, कौन सा केस देखेंगे बेटा, आज कैश देखेंगे, क्या रहते हैं आजकल पैसे की कमी हो गया ना, कैश ही